नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति में विवादित बयानों की एक बड़ी भूमिका होती है। कभी ये बयान विरोधियों को घेरने के लिए दिए जाते हैं तो कभी इसके पीछे तय रणनीति होती है। कई बार जुबान फिसलने से भी बात बढ़ जाती है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी के चुभने वाले बयान पर ज्यादा सस्पेंस नहीं है। राहुल गांधी ने कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि सीएम योगी धार्मिक नेता नहीं है और भाजपा यूपी में अधर्म कर रही है। इस पर यूपी में राजनीतिक बवंडर खड़ा हुआ है। भाजपा इसे सीएम योगी की धार्मिक पहचान का अपमान करार दे रही है। पलटवार में राहुल पर चुभने वाले हमलों की बाढ़ आ गई है। इस विवाद में समाजवादी पार्टी का रुख भी दिलचस्प है। पार्टी के नेता राहुल का खुला समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो जो कुछ कह रहे हैं सियासी पिच पर उसकी लाइन और लेंथ राहुल के बयान जैसी ही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या धर्म और अधर्म की धुरी पर यह नया सियासी संग्राम सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर इसे एक संयोग माना जाए और नई सियासी साझेदारी के रूप में सामने आने वाला संयोग माना जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया है। यूपी की हर चुभने वाली खबर आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। राजनीति में धर्म और अधर्म पर बहस नई नहीं है। चुनावी महाभारत में आपने कई बार कौरव पांडव वाली जुबानी जंग को छिड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार मामला अलग है। राहुल गांधी ने जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ पर सधा हुआ निशाना साधा है, उससे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति के संकेत को समझा जा सकता है। सवाल है कि क्या जिस यूपी में राहुल ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिर्फ 3 दिन बिताए, वहां से अब वो धर्म बनाम अधर्म की धुरी पर नया संघर्ष छेड़ने की तैयारी में। सीएम योगी पर राहुल गांधी का विवादित बयान। मुख्यमंत्री की पहचान पर चुभने वाला तंज। भाजपा का राहुल पर तूफानी पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरज पीठाधीश्वर के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ये उत्तर प्रदेश का और पूरे संत समाज का अपमान है। श्री राहुल गांधी जी को इस बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। राहुल जी से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आसमान की तरफ देखकर फूकने वालों का हश्र बड़ा बुरा होगा। तो जन भावनाओं का आदर करना राहुल गांधी सीख लेंगे तो उनके भी हित में होगा और उनके दल के भी हित में। उन्होंने न केवल गोरखपीठ का अपमान किया है, बल्कि देश के उन साधु संतों का अपमान किया है। तो संसार होना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। भाजपा कांग्रेस में धर्म अधर्म संग्राम। अब राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि सपनों में जी रहे। भारत जोड़ो यात्रा में जो लेकर निकले वो, उन्होंने उत्तर प्रदेश देखने का काम ही नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। और अगर वो उत्तर प्रदेश में आते और घूमते, वो देखते उत्तर प्रदेश, जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। योगी पर जुबानी हमले में कांग्रेस को सपा का साथ। हमारा अपना ये मानना है कि धर्म के रास्ते पर तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो धर्म के रास्ते पर होता है, वो किसी जाति से, किसी धर्म से कैसे भेदभाव कर सकता है, कैसे नफरत कर सकता है। राहुल से सीएम योगी का हिसाब बराबर। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही
यही प्रश्न खड़ा कर रही थी। राहुल का धर्म युद्ध। योगी की राम गर्जना। बात तो चुभेगी। राहुल गांधी ने सीएम योगी को लेकर चुभने वाला बयान दिया। कहां दिया, किस जगह पर दिया, इसका संदर्भ क्या था? क्या उन्होंने किसी सवाल के जवाब में ऐसा कहा या फिर चर्चा के दौरान खुद ही सीएम योगी पर ऐसा तीखा तंज किया? आपके लिए इन सब बातों को जानना बेहद जरूरी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़े नए धर्म युद्ध को समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने सीएम योगी पर चुभने वाला हमला दिल्ली में सोमवार को किया, जो अब सियासी घमासान का सबब बना हुआ है। राहुल दिल्ली में सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों के बीच भारत जोड़ो अभियान पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था। यहां मंच पर राहुल गांधी के साथ स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसी दौरान अपनी बात कहते हुए राहुल ने सीएम योगी को लेकर वो बयान दिया जिसे भाजपा योगी का अपमान बता रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस कार्यक्रम में शामिल लोगों के हवाले से कहा कि चर्चा के दौरान राहुल से सवाल किया गया था कि वे यूपी में धर्म की लहर का मुकाबला कैसे करेंगे। राहुल ने इसके जवाब में कहा कि ये धर्म नहीं अधर्म है। राहुल ने फिर कहा कि योगी धार्मिक नेता नहीं है, वे हिंदुत्व को नहीं समझते। समाचार एजेंसी के मुताबिक राहुल ने चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा यूपी में अधर्म में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वो धार्मिक नेता नहीं हो सकते। पीटीआई की खबर के मुताबिक राहुल ने यहां तक कह दिया कि ये जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान करने जैसा है। इनका चरित्र किस प्रकार का है यह भी आज एकदम से स्पष्ट हो गया है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एक योगी को लेकर इस प्रकार की बात कही है, कारण कि वो राजनीति में आ गए। राजनीति में आकर एक योगी का राजनीति में आना क्या कोई बुराई है? और जिस प्रकार से राहुल की जो मानसिकता है ये कभी भी हिंदुत्व से मेल ही नहीं खा सकती है। हिंदुस्तान की मानसिकता हो ही नहीं सकती। स्पष्ट हो गया कि आज भी इनके अंदर इटली की मानसिकता विराजी हुई है। और रही बात जिस प्रकार से वो दूसरे को ठग कह रहे हैं, पहले अपने गिरोबान में झांक कर देखें। अब राहुल के इस बयान पर तूफानी घमासान छिड़ गया है। राहुल जी को डीप रेस्ट की आवश्यकता है। वो इस जो भारत सो कॉल्ड जोड़ो यात्रा कर रहे थे, मुझे तो लगता है वो भारत तोड़ो यात्रा पे निकले हुए थे और उनको रेस्ट की आवश्यकता है, मेंटली भी फिजिकली भी। और दूसरी बात, इस तरीके की आपत्तिजनक बात कह देना किसी व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक पद पे हो, वो संविधान का अपमान है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जवाब में राहुल को लेकर विवादित बयान दे डाला है। राहुल गांधी, मैं बार बार कहता हूं कि विदेशी रक्त है, भारत से उनका कोई लगाव नहीं है। और ये बात आचार्य चाणक्य ने कही थी कि विदेशी रक्त जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता। और राहुल गांधी के ऊपर ये बात पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर राहुल के तीखे बयान पर संत समाज की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। मैं राहुल जी से इतना ही कहूँगा कि यह तो हमें ठीक से पता है कि AICC का अर्थ ऑल इंडिया चर्च कांग्रेस कमेटी है और मुगलिया वंशज, मुगलिया सल्तनत के जो अपने आप को संतान समझते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य श्री राम मंदिर अधर्म के रूप में दिखने लगा है। जब राहुल के बयान पर विवाद गर्मा रहा था तो सीएम योगी त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने राहुल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस को राम विरोधी पार्टी करार दे दिया। इशारा साफ है। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बन रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी।
साफ है कि 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी रणभूमि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के बयान का असर अभी लंबा दिखने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सीएम योगी पर चुभने वाला बयान दिया तो समाजवादी पार्टी के खेमे में भी हलचल तेज हो गई। पार्टी के कई नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी। किसी ने राहुल को लाइन को दोहरा दिया तो किसी ने कहा कि राहुल खुद इस बयान के मतलब की व्याख्या करें तो बेहतर होगा। ऐसे कहने वालों में स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, जो इन दिनों यूपी में सियासी घमासान की धुरी बने। राहुल गांधी के बयान पर जैसे ही विवाद का आगाज हुआ, सपा चुप न रह सकी। पार्टी नेता सुनील सिंह साजन ने तो सीधे सीधे कह दिया कि सीएम योगी धर्म के रास्ते पर नहीं है। ये राहुल जी का कहना कि वो अधर्मी है, ये तो पूरी कांग्रेस बताएगी वो अधर्मी है कि नहीं है, लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि धर्म के रास्ते पर तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो धर्म के रास्ते पर होता है वो किसी जाति से, किसी धर्म से कैसे भेदभाव कर सकता है, कैसे नफरत कर सकता है? तो उनकी भाषा से नहीं लगता कि वो धर्म के रास्ते पर है। सियासत में धर्म का मर्म समझने की ऐसी कोशिश शायद ही कभी हुई हो। विरोधियों को अधर्म की राह पर बताने का चलन निकल पड़ा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की राय भी बेहद खास हो जाती है, जो इन दिनों धार्मिक ग्रंथ की कमियां निकालने में जुटे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयान का पूरी तरह समर्थन करने में उन्हें संकोच है। अब चूंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए क्या सोच करके उन्होंने कहा, इसकी व्याख्या तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। भले राहुल गांधी के बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे ना दोहराया हो, लेकिन उनके बयान का मतलब साफ समझा जा सकता है। गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उसकी स्थापना ही ढोंग, पाखंड, छलावा, धर्म के नाम पर लूट के विरोध में स्थापित हुआ था, और आज उस पीठ की गरिमा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, ये तो सही है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस से लेकर सपा तक ने जिस तरह सीएम योगी की धार्मिक पहचान पर निशाना साधने की रफ्तार बढ़ाई है, वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उधर भाजपा सावधान है और वो दोनों ही विरोधी दलों से एक साथ हिसाब बराबर करने के अंदाज में दिख रही है। अब राहुल गांधी जी धर्म की परिभाषा जाने तो उन्हें धर्म और अधर्म की परिभाषा ही नहीं पता। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। एक वो भी धर्म और अधर्म की बात करते हैं जो लोग ये जानते ही नहीं है कि धर्म क्या चीज़ है और अधर्म क्या चीज़ है। हीरा की परख जौहरी जानता है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि रामायण क्या चीज़ है। कमल और गुलाब की खुशबू भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं जानता। साफ है कि धर्म अधर्म पर सियासी आर पार में बयानों की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन किया और आज संसद में राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अपनी बात भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों से शुरू की और कुछ ही देर में अडानी और सरकार के रिश्तों पर चुभने वाले हमले शुरू कर दिए। कल पीएम मोदी संसद में बोल सकते हैं, ऐसे में राहुल ने पीएम मोदी से 4 चुभने वाले सवाल पूछे। स्पीकर सर, हौसलाबाजी उचित नहीं है, प्लीज। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी ने बिना देर किए अडानी के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। सवाल उठाया, जो उद्योगपति 2014 में अमीरों की सूची में 609वें नंबर पर था, वो 8 साल में दूसरे नंबर तक कैसे पहुंच गया।
एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो ये आवाजें आ रही हैं। राहुल ने संसद में भारत जोड़ो यात्रा से मिले अनुभव शेयर किए। लोगों ने जो बात कही उसे लोकसभा में दोहराया, लेकिन हर बात घूमकर अडानी तक पहुंच रही थी। राहुल ने भाषण के दौरान अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर भी दिखाई। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर लीजिए प्लीज। पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर। दरअसल अडानी के सहारे राहुल के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी थे। राहुल ने पीएम मोदी के विदेशी दौरों को भी अडानी से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर देता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। एयरपोर्ट की बात हो, पोर्ट की बात हो या फिर पावर की बात, राहुल ने हर मुद्दे पर सरकार को अडानी से रिश्ते पर घेरा। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। ऐसे में राहुल ने पीएम से कुछ सवाल भी पूछे हैं। पीएम और अडानी विदेश यात्रा पर कितनी बार साथ गए? पीएम की विदेश यात्रा पर अडानी कितनी बार आपसे मिले? पीएम की विदेश यात्रा के तुरंत बाद अडानी कितनी बार उस देश गए और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला? अडानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा को कितने पैसे दिए? मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। राहुल गांधी के पूरे भाषण के दौरान सदन में हंगामा होता रहा। भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल हवा में बातें कर रहे हैं। हालांकि राहुल ने कहा कि वो सबूत भी देने को तैयार हैं। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे। आप ऐसे बातें नहीं कर सकते। और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। कुल मिलाकर अडानी एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर फंसे हुए हैं तो दूसरी तरफ उनकी सियासी घेराबंदी भी तेज है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने आज पीएम मोदी के नाम एक ऐसा ट्वीट किया जो फिर चर्चा में आ गया। वही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को लेकर यूपी की सियासत में नया सवाल खड़ा हो गया है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ कहा कि संघमित्रा मौर्य को अपना भविष्य तय करना होगा। उधर स्वामी का कहना है कि सवाल जो उठा रहे हैं उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इसे वो लगातार सामाजिक मुद्दा बता रहे हैं।
रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य बिना ब्रेक के ही बोलते जा रहे हैं। हर दिन वो कुछ न कुछ ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जो सुर्खियां बन रहा है। मंगलवार को स्वामी ने प्रधानमंत्री के नाम ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाले रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं? स्वामी का सवाल अपनी जगह, लेकिन एक सियासी सवाल भी यूपी में तेजी से उठने लगा है। ये सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर, क्योंकि भाजपा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि संघमित्रा मौर्य को तय करना है कि वो किसके साथ रहने वाली है। वो हमारी सांसद है और हमारे सिंबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है। ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। पार्टी तैयार है, लेकिन नहीं, हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती हैं और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे करना। दरअसल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा में ही थे और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भाजपा ने बदायूं से प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब सवाल 24 का है, क्या संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा के साथ रहेंगी? देखिए, वो भाजपा की सांसद हैं, क्या तय करेंगे क्या नहीं तय करेंगे वो सांसद जी की विवेक पर है। इस प्रश्न से सांसद जी का कोई मतलब नहीं है और ना भाजपा से कोई मतलब है। ये देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा मामला है। संघमित्रा मौर्य उनकी बेटी बीजेपी की सांसद है, वो बीजेपी में है, बदायूं से पार्टी की सांसद भी हैं और कुछ समय पहले संघमित्रा मौर्य ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था जिससे साफ लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का ही समर्थन कर रही हैं। उसके बाद सवाल खड़े हुए कि क्या वो बीजेपी में ही रहेंगी। अब इस पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि संघमित्रा मौर्य उनकी पार्टी की सांसद हैं, लेकिन आगे उन्हें ही तय करना है। 2019 चुनाव में संघमित्रा मौर्य ने सपा के धर्मेंद्र यादव को करीब 18,000 वोट से हराया था, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ सपा के साथ खड़े हैं, बल्कि भाजपा पर हर रोज चुभने वाले हमले भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे पर उंगली उठाने का हक क्या है? हिंदू मुसलमान वो करती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को चुनाव में हिंदू कह करके वोट बटोरने में उनको शर्म नहीं आती, लेकिन जब सत्ता में जाते हैं तो ये दुश्मन बन जाते हैं जो इनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। मानस के सहारे सपा के स्वामी जाति वाली लड़ाई को नई धार दे रहे हैं, तो भाजपा कहती है ये समाज में टकराव पैदा करने का एजेंडा है। हमारा ओपन है सारा, हमारा कोई कंफ्यूजन हम लोगों में नहीं है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी करके एक समाज में तनाव और टकराव पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा है और समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है। और जिस तरह के कृत्य उन्होंने किए हैं, अभी रामायण की प्रतीक जलाने का काम उन्होंने किया, मैं इस मत का हूं, मेरी पार्टी इस मत की है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में हमें इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस वाले विवाद का फैसला जनता चुनाव के वक्त कर देगी, लेकिन जब तक चुनाव नहीं आता तब तक इस विवाद का आकार बढ़ता जाएगा। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है जो सियासत में नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है। हीरा की परख जौहरी जानता है। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि रामायण क्या चीज है, कमल और गुलाब की खुशबू भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जिस तरह से स्वामी पर हमला किया है उसे स्वामी फिर भुनाएंगे और तय है सियासत अभी और परवान चढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में परिवहन निगम की बसों का किराया बढ़ाने पर सियासत भी
फर्राटा भरने लगी है। समाजवादी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा जनता की जेब से निकालना चाहती है, इसलिए बस का किराया 24% तक बढ़ा दिया। इस पर परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर चुभने वाला पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार यूपी के विकास पर पैसे खर्च करती है, ना कि सैफई महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर डालती है। अब एक रुपये 25 पैसे किलोमीटर बढ़ने के बाद में 32 रुपये मुरादाबाद का किराया बढ़ गया है, जो वास्तव में ज़्यादा है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मेरा कथन ये किराया बढ़े लेकिन उसकी परसेंटेज जरूर तय हो। इतनी महंगाई की मार हो रही है, उससे ज़्यादा और महंगाई और पड़ रही है लोगों पे। जेब में इतना पैसा नहीं, लोग बाग कहाँ सफ़र करेंगे इन गाड़ियों के अंदर? प्राइवेट गाड़ी में जाना शुरू कर देंगे लोग बाग, ये होगा। बस का किराया बढ़ा तो जाहिर है आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया। बसों में सफर करने वाले यूपी के तमाम हिस्से के लोगों को किराया बढ़ने से शिकायत है और इसलिए मौके को भांपकर अखिलेश यादव ने सियासी चौका लगाने में देर नहीं की। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा, बस का किराया 24% बढ़ाकर क्या यूपी की भाजपा सरकार इन्वेस्टमेंट समिट का खर्चा जनता की जेब से निकालना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि न अब तक पिछला निवेश आया है और न अगला आएगा। अमीरों की पोषक भाजपा ने महंगाई को गरीब और आम जनता की नियति बना दी है। भाजपा के हटने से ही महंगाई हटेगी। यानी बस किराया बढ़ाने के विरोध से शुरू हुई बात सीधे भाजपा की सरकार को हटाने तक पहुंच गई। ये बात परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को बेहद चुभी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी कार्यक्रम कर रही है ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कर रही है, न कि सफाई में जो है सफाई महोत्सव मना करके बड़े बड़े जो कलाकारों को बुला करके हजारों करोड़ रुपया थोड़ी खर्च कर रही है। करीब 3 साल बाद परिवहन निगम की बसों का किराया बढ़ाने पर सरकार की दलील है कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी वजह से ये इजाफा करना पड़ा। किराया बढ़ने से छोटी और लंबी दूरी के यात्रियों पर खासा बोझ बढ़ चुका है। इसके हिसाब पर एक नजर डालें तो लखनऊ से दिल्ली का किराया पहले 674 रुपए था, अब 806 रुपए हो चुका है। लखनऊ से वाराणसी के लिए अब 315 रुपए की जगह 375 रुपए और लखनऊ से गोरखपुर पहले 306 रुपए देने पड़ते थे, अब 375 रुपए देने होंगे। लखनऊ से कानपुर के लिए पहले 112 रुपए किराया था, अब 136 रुपए हो चुका है और लखनऊ से बहराइच के लिए पहले 232 रुपए का किराया देना होता था, अब 262 रुपए चुकाने होंगे। हर किलोमीटर पर किराया 25 पैसे तक बढ़ाया गया है। इससे सरकार को हर साल 30 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी होगी, लेकिन आम लोगों का सफर वाला बजट बिगड़ चुका है। देखिए, किराया पहले भी बढ़ते रहे हैं, लेकिन रुपए 2 रुपए से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा और इस तरह से इतना किराया मतलब बढ़ाना ये एक बड़ी वो है। आने वाले समय में जो है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक चुनाव हैं। अभी पता लगा हमें, तो हम घर से निकल के आए हैं। बताओ, अब बच्चे बाहर रहते हैं, किसान आदमी बताओ कहाँ से इतना किराया भी देंगे। दिक्कत तो पड़ती है गरीब आदमियों के लिए। अब ये बहुत गलत किया, बताए इतने पैसे बढ़ा दिए, कहाँ से आओगे। जाहिर है ये महंगा सफर सियासी घमासान की आग में घी का काम करेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार के जरिए अहम भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब त्रिपुरा के मिशन पर हैं। आज सीएम योगी ने त्रिपुरा में की कई सीटों पर चुनाव प्रचार किया। शाम के वक्त रोड शो भी निकाला। दरअसल 16 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। आज योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंच से कांग्रेस और लेफ्ट पर कुशासन वाला हमला बोला। देश के किसी भी हिस्से में विधानसभा का चुनाव हो, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी नजर आ ही जाती है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की गर्जना मंगलवार से शुरू हो गई। सीएम ने ताबड़तोड़ कई सीटों पर प्रचार किया, जनसभा की, रोड शो भी किया और निशाने पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों रहे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते,
इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है, इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया। आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए अग्रसर कर दिया। योगी एक तरफ जहां डबल इंजन सरकार के फायदे गिना रहे थे, तो विरोधियों पर जमकर बरस भी रहे थे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पर कुशासन वाला हमला बोला। त्रिपुरा ने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों के कुशासन को देखा है, उनकी अराजकता को देखा है, उनकी गुंडागिर्दी को झेला है। उनके द्वारा त्रिपुरा के सामने जिस प्रकार का भीषण संकट खड़ा किया गया था, उसको त्रिपुरा के लोगों ने देखा है, झेला है। 5 वर्ष पहले तक ही कम्युनिस्टों का कुशासन त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा के नौजवानों को बेरोजगार बना रहा था। ये बात साफ है कि पूरब से पश्चिम तक योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त लोकप्रियता है, क्योंकि गुजरात में चुनाव हुए थे तब भी योगी वहां खूब गरजे थे, और अब बारी त्रिपुरा की है, जहां आने वाले दिनों में भी योगी की गूंज सुनाई देगी। ऐसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दल अपने संगठन विस्तार में जुटे हैं। हर दल की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले हर समाज और हर क्षेत्र के लोगों को अपने संगठन में शामिल किया जाए। कुछ दिन पहले सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट भी जारी की थी, और अब नजरें भाजपा के संगठन विस्तार पर हैं, जिसमें बड़े बदलाव की चर्चा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज साफ शब्दों में कहा कि भाजपा का संगठन हर स्तर पर बदला हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव में मुश्किल से सिर्फ 14 महीने का ही वक्त बचा है, और हर सियासी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटा है। अब भाजपा की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि संगठन में बदलाव और विस्तार के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। बजट सत्र के बाद ही ये बदलाव संभव है। तो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन का कालखंड जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्र देव जी के बाद मिड सेशन में मुझे काम करने का टाइम दिया है, पार्टी ने अवसर दिया है, तो मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि एक संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए। तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है, और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करें। यानी प्रदेश संगठन की बात करें, क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करें, मोर्चा प्रकोष्ठ की बात करें, जिला अध्यक्ष की बात करें, या फिर मंडल अध्यक्षों की बात करें, हर एक स्तर पर यह बदलाव किया जाएगा। पर सवाल यह है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल होंगे, यानी प्रदेश संगठन से लेकर मंडल स्तर तक हर एक जगह पर यह परिवर्तन होगा। प्रदेश की अगर बात कर लें तो बीजेपी का जो संगठन है उसमें प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, वहाँ पर भी बदलाव की बात की जा रही है। इसके अलावा जो उनके 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ पर भी बदलाव की बात की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से मोर्चे हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ है, वहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए सब ने तैयारी तेज कर दी है। कुछ दिन पहले सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की, जिसमें कई बार संशोधन भी करना पड़ा। रालोद और सुभाषपा भी लगातार संगठन विस्तार में जुटी है। ऐसे में भाजपा की नई टीम पर सबकी नजरें टिकी हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों का विषय है, उनकी वो निजी पार्टी है, और उनके लिए किसी को हटाना और बढ़ाना कोई बड़ा विषय नहीं है। आपने देखा होगा अभी समाजवादी पार्टी संशोधित सूची जारी कर रही है रोज लगातार। भाजपा में स्थिति ऐसी नहीं है। हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था से पार्टी को जोड़कर चल रहे हैं, और भाजपा का जो कल्चर है, भाजपा का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, वो संवैधानिक व्यवस्था के साथ जुड़ा है। दरअसल भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य तय किया है,
और इसके लिए भूपेंद्र चौधरी पिछले कई दिनों से नई टीम तैयार करने में जुटे हैं। अब तक दिल्ली से फाइनल मोहर का इंतजार है, जिसके बाद जमीन पर भाजपा की तैयारी और तेज हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब आपको राष्ट्रीय लोकदल का सड़क वाला संग्राम दिखाते हैं। बकाया गन्ना भुगतान समेत 3 मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता आज सड़कों पर उतर आए। पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिलों में प्रदर्शन हुआ और 24 के चुनाव से पहले बड़ा ट्रेलर दिखाया गया। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर चुभने वाला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सरकार ने बस का किराया तो बढ़ा दिया, क्या गन्ना मूल्य भी बढ़ाया जाएगा? एक्ट में तो गन्ना एक्ट में लिखा है कि 8 दिन में भुगतान करो, नहीं तो ब्याज दो। ब्याज तो दूसरा मूल भी नहीं दिया जा रहा था। जिस तरह के इनके कर्म हैं, जो किसान मजदूर गरीब, जो सबके ऊपर ये जो उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये किसानों के नाम पर सियासत की धार है। लोकसभा चुनाव से पहले रालोद ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पश्चिमी यूपी में सड़क से हुंकार भरी गई। बकाया गन्ना भुगतान से लेकर आवारा पशुओं के नाम पर 24 का ट्रेलर दिखाया गया। किसान संदेश अभियान के तहत राष्ट्रीय लोकदल लगातार किसानों के मुद्दे को हवा दे रही है और किसानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रही है। ये देखिए किस तरीके से आज राष्ट्रीय लोकदल के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ मेरठ कलेक्ट्रेट में यहाँ धरना दे रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और जो किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जा सके। राष्ट्रीय लोकदल की जो तमाम मांगे हैं वो देखिए, गन्ना मूल्य घोषित करो, आवारा पशुओं का समाधान करो और जो गन्ना बकाया गन्ना है उस बकाया गन्ने का जो भुगतान है वो करो। मेरठ से लेकर शामली तक रालोद ऐसे ही सड़क पर दिखाई दी। चेतावनी दी, अगर 27 फरवरी तक किसानों की मांग का निपटारा नहीं हुआ तो कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। पिछले 2 महीने से किसान आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी पीड़ा पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार गूंगी है, सरकार कुछ सुन नहीं रही, ना सरकार को कुछ दिखाई दे रहा। तो उसी सिलसिले में आज 7 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय को घेरकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है। दरअसल रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। किसानों के नाम पर 24 का ट्रेलर दिखाया गया। एक तरह से कहा जाए तो शहर शहर सियासी शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें जो है हमारी यही मांग है, तो सबसे पहले तो गन्ने का भाव डिक्लेयर होना चाहिए और जो पिछले साल का बकाया है वो मिलों के द्वारा जो है किसानों का जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी वैसी परिस्थितियां हैं। आप ये देखें, आधा सीजन से ज़्यादा बीत चुका है और उसके बाद भी ना तो अभी तक भाव डिक्लेयर है, ना पिछले साल का क्लियर है। गाजियाबाद में भी रालोद नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार को चुनावी वादे की याद दिलाई, किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। रालोद ने अपने प्रदर्शन से साफ कर दिया है कि 24 के चुनाव में भाजपा का रास्ता पश्चिमी यूपी में आसान नहीं होने वाला। यानी पश्चिमी यूपी दिल्ली से जितना नजदीक है, यहाँ की सियासी लड़ाई उतनी ही रोमांचक होने वाली है। पी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कानपुर में चर्चा है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी का नया मुकदमा दर्ज होने वाला है। दरअसल इरफान सोलंकी के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज हुई है। ये शिकायत एक महिला की तरफ से हुई, जिसमें इरफान और उनके साथियों पर पुश्तैनी फैक्ट्री पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अगर आरोप पुख्ता साबित हुए तो नया केस दर्ज होने में देर नहीं लगेगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज की जेल में बंद हैं और कानपुर में उनकी मुसीबत हर रोज बढ़ती जा रही है। दरअसल अब इरफान सोलंकी पर आरोपों का एक नया पन्ना खुला है। पुलिस के पास एक महिला पहुंची जिसने आरोप लगाया कि इरफान सोलंकी ने उनकी पुश्तैनी फैक्ट्री पर कब्जा किया है। प्रार्थना पत्र यहाँ तक कि हम लोगों ने जो है
ये कमिश्नर को दिया, मुख्यमंत्री तक ये जो है रजिस्टर कॉपी करी थी, और यहाँ पर जो है कर्नलगंज जो थाना लगता है वहाँ पर भी दिया था, और डीएम ऑफिस में भी दिया है, और सब जगह दिया है। आपका कहना है थाने में दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इरफान सोलंकी की मुसीबत की शुरुआत जमीन पर कब्जा करने के मामले से ही हुई थी, और जमीन कब्जाने का एक और मामला सामने आने के बाद उनकी मुसीबत बढ़नी तय है। जिस महिला ने इरफान सोलंकी की शिकायत की है, उनके पति एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, जिनका निधन हो चुका है। आरोप है कि 2021 में इरफान सोलंकी ने सहयोगियों के साथ मिलकर कब्जा किया। कि हमारी ड्यूटी पड़ाव में जमीन मिल थी, चूनी मिल थी, पैतृक संपत्ति है वो वहाँ पर थी, और उसमें जो है इरफान सोलंकी के जो है पार्टनर में अंकित जैन है, उन्होंने जो है 2021 में कब्जा कर रखा है। हमारे हस्बैंड है नहीं, एयरफोर्स में थे, बाहर रहते थे, और उनकी जो है अचानक जो है हार्ट अटैक में 2012 में डेथ हो गई, और उन लोगों ने कब्जा करके ताला मतलब तोड़ के और अपना ताला लगा लिया है। माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी पर नया केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। महिला द्वारा कल मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर ये प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके जमीन पर कोई स्ट्रक्चर था, उसके साथ माननीय विधायक जी के द्वारा कब्जा किया गया उनके साथ। और अब बात लखनऊ की, जिसके नाम बदलने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कुछ सांसदों ने राजधानी का नाम बदलने के लिए सीएम योगी को पत्र लिख दिया है, तो कुछ सांसद सीएम को चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कुछ समय के बाद लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लक्ष्मण की मूर्ति लगाई जानी है। ऐसे में मांग है कि इस मौके पर लखनऊ का नाम बदलकर या तो लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए या फिर लखनपुर कर दिया जाए। आपको याद होगा पिछले साल सीएम योगी ने भी लखनऊ को भगवान लक्ष्मण की पावन धरती बताया था। यूपी में कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और जगहों के नाम भी बदल दिए जाएं। लेकिन सवाल है, क्या राजधानी लखनऊ का नाम भी बदलने वाला है? दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इस मुद्दे पर पीएम और सीएम से मिलने की बात कही है। ये भी कहा है कि विदेशी आक्रांताओं ने जो नाम बदल दिए थे, उन्हें फिर से लाने की कोशिश होनी चाहिए। मैं खत भी लिखूंगा, व्यक्तिगत तौर से वार्ता भी करूंगा कि अकेले लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे नाम हैं जो कि गलत तरीके से बदले गए हैं, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की है, हमारे गौरव को मिटाने की कोशिश की है, उन सब के नाम बदले जाने चाहिए। और आदरणीय योगी जी हैं तो सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुमकिन है। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करने की मांग ऐसे वक्त में हो रही है जब कुछ दिन पहले मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। इस बीच प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी को चिट्ठी भी लिख दी और मांग की है कि लखनऊ का नाम बदलकर या तो लक्ष्मणपुर हो या फिर लखनपुर रखा जाए। दावा किया कि त्रेता युग में भगवान राम ने लक्ष्मण जी को इसे भेंट में दिया था। हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है। देश की जनता, अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा। ये पहली बार नहीं है जब लखनऊ का नाम बदलने की मांग उठी हो। 16 मई को जब पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे थे तो सीएम ने ट्विटर पर लखनऊ को शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी कहकर संबोधित किया था, और सवाल तब भी उठे थे कि क्या लखनऊ का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। हालांकि तब मामला शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर इस मुद्दे ने यूपी का माहौल गर्म कर दिया है। देखिए, अगर वहाँ पे भव्य लक्ष्मण का मूर्ति का अनावरण हो रहा है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि उसी समय लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर किया जाए माननीय प्रधानमंत्री से, और मैं पत्र भी लिखूंगा इस पे। बहुत जल्द लखनऊ में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगने वाली है। ये मूर्ति लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लगेगी, जिसकी तैयारी तेजी से चल रही है। लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु पहले लक्ष्मण के दर्शन करेंगे,
ब्रॉन्ज से बनी ये मूर्ति 12 फीट की है, जो 6 फीट ऊंचे पेडस्टल पर लगाई जाएगी। ये जमीन से करीब 18 फीट ऊंची दिखाई देगी। मूर्ति में धनुष बाण के साथ लक्ष्मण रौद्र रूप में दिखाई देंगे। जाहिर है, लखनऊ में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगेगी तो एक नई सियासत जन्म ले सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल बात तो चुभेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।